चैप्टर 45 राघव के घर आते ही सिया ने एक बुक की डिमांड उसके सामने रखी, लेकिन राघव नई बुक की जगह उसके हाथ में एक गर्म दूध का गिलास थाम कर कहा, इस समय तुम्हें इसकी ज्यादा नीड है। थैंक्स, सिया ने दूध का शिप लेते हुए कहा। वो अब भी विहान के साथ देखे उस शो के बारे में सोचते ही कांप रही थी। विहान के करीब जाना इतना भी आसान नहीं था जितना कि सिया ने सोचा था। वह हमेशा से ही जानती थी कि विहान एक टेरिबल पर्सन है, लेकिन उसे नहीं पता था उसके जैसे न जाने कितने लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। कुछ कहना है तो कह सकती हूँ, मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, राघव ने उसके चेहरे की उड़े हुए रंग को देखते हुए कहा। सिया नहीं गहरी सांस ली और कहा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे खुद की याद दिला गया। कुछ ऐसा जिससे मुझे पता चला कि मेरा 3 साल का स्ट्रगल किसी के लिए एक इंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सोचते ही वह फिर एक बार सिक फील करने लगी। उसने सरवाइव करने के लिए क्या कुछ सफल नहीं किया था, लेकिन किसी के लिए ये सफ़र गेम भी हो सकता है, उसने नहीं सोचा था। शौर्य भी शायद उनमें से एक हो और शायद और भी लोग शामिल हों। जैसे जैसे राघव सिया की बात सुन रहा था, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे, लेकिन उसके गोल्डन चश्मे ने उसकी आंखों में उमड़ रही तूफान को दबा दिया था। उसे सिया से कभी जाने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ जेल में क्या हुआ था। नहीं, उसने कभी खुद से चेक करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था सिया में बहुत पोटेंशियल है। उसे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब कुछ तो था जो उसे शांत नहीं कर पा रहा था। पहली बार वह जानना चाहता था कि सिया की लाइफ में उन 3 सालों के दौरान क्या हुआ था। उसने सिया को देखकर कहा, तो अब तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, और अगर परेशान कर भी रहा है तो तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वह क्या सोचते हैं और करते हैं। तुम्हें किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जिंदा रहना कोई क्रीम नहीं होता। सिया राघव की कही गई बात के बारे में सोचने लगी। पहली बार उसके दिल का दर्द कुछ हल्का हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन मैं किसी का खिलौना नहीं बनना चाहती। अगर थिएटर में शो देखने जाएं तो वहां भी टिकट की जरूरत पड़ती है। क्या उन लोगों ने कभी जानने की कोशिश की? क्या कभी परमिशन मांगी मुझे अपना एंटरटेनमेंट बनाने से पहले? सिया ने जो कुछ भी देखा था उसकी मिनिएचर कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन सबूत के तौर पर यह काफ़ी नहीं था। उसे और भी स्ट्रांग एविडेंस की जरूरत पड़ने वाली थी, कुछ ऐसा जो विहान को सीधा जमीन पर गिरा दे। सिया की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर राघव मुस्कुराने लगा। सिया हमेशा राघव को सरप्राइज होने पर मजबूर कर देती थी। उसे नहीं पता होता कि सिया कब क्या करने वाली है। उसे पता था बस इतना कि वह आप रुकने वाली नहीं है। ओह बाय द वे, मैंने सुन है डीन ने अपना फैसला वापस ले लिया। आगे तो अब मल्होत्रा फैमिली आगे क्या करेगी? राघव ने पूछा, जिस पर सिया ने कहा, अभी तो शायद वह लोग काव्य के लिए अस्पताल में होंगे। मल्होत्रा फैमिली के लिए काव्य से बढ़कर कुछ और नहीं है। तभी उसे याद आया, उस दिन शिवान ने उसे भी हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, ये सोचकर कि काव्या फिर से एक्ट कर रही है। लेकिन पिछली रात जब उसने ऑनलाइन फोरम चेक किया तो पाया काव्य सच में हॉस्टल रूम में बेहोश मिली थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसके लिए कंसर्न एक्सप्रेस किया, लेकिन कुछ लोग ने कहा ये उसका तरीका है सिया से उसकी लाइमलाइट छीनने का, नहीं तो वो सेम उसी टाइम बेहोश क्यों हुई जब सिया जीत रही हो। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया वह जलन के कारण बेहोश हो गई। सिया अभी भी देख रही थी कि आखिर डीन के साथ हाल फिलहाल जो कुछ हुआ था वह किसने करवाया। अगर काव्या ने कुछ किया है तो फिर वह उसे छोड़ने वाली नहीं थी।
राघव सिया की बात सुनकर सरप्राइज हो गया और बोला, क्या अभी भी मल्होत्रा फैमिली काव्य के लिए खड़ी होगी? उसे समझ नहीं आ रहा था मुंबई जैसे शहर में मल्होत्रा फैमिली ने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया जब उनका खुद का जजमेंट इतना गलत है। तो सिया ने अपनी काबिलियत लाइव स्ट्रीम के दौरान सबको साबित कर दी। अगर मल्होत्रा फैमिली में किसी के पास भी थोड़ा सा भी सेंस होगा तो वह उसे वापस घर लाने के लिए कुछ भी करेंगे बजाय काव्या से चिपकने की। लेकिन इस बार राघव की एक्सपेक्टेशन गलत लोगों से थी। वहीं दूसरी ओर मल्होत्रा फैमिली में धनराज ने सिया की लाइव स्ट्रीम को कई बार देखा और पूछा, क्या तुम सर हो? ये सब इसने ही किया है। इस विश्वास नहीं आ रहा था जिस बेटी को उसने इतने सालों से इग्नोर किया था वह एक्चुअल में जीनियस है। और सिर्फ जीनियस ही नहीं बल्कि उसकी स्किल उसकी फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है। डैड, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, शिवान ने कहा। उसकी एक्सप्रेशन अजीब थे। बेशक उसने एडमिट कर लिया हो लेकिन वह अभी मानने को तैयार नहीं था कि सिया इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्यों जिन क्वेश्चंस का आंसर वह फ्लोलेसली दे रही थी उनका जवाब वह भी नहीं दे सकता। ये सुनकर धनराज ने गहरी सांस ली और पूछा, इसने ये सब कब और कहाँ से सीखा? लेकिन इसका जवाब वहाँ किसी के पास नहीं था। उन्हें काव्या की डाइट से लेकर उन्हें ये तक पता रहता था कि पिछले दिन उसने क्या खाया क्या नहीं। लेकिन जब बात आती है सिया की तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। उन्हें नहीं पता कि सिया ने बायोकेमिस्ट्री कहाँ से सीखी। धनराज ने सबके चेहरे देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, उसने ये सब घर पर बैठकर तो नहीं सीखा। इसका मतलब है कि उसने ये सब जेल में सीखा। जो पता करो इन सालों वह किसके इतने करीब रही है। डैड, यू मीन? कबीर समझने की कोशिश कर रहा था कि धनराज कहना क्या चाहते हैं। हम जिसने भी सिया को सिखाया है वो खुद भी जीनियस ही होगा और अभी हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, धनराज ने शार्प टोन में कहा। तभी शिवान ने कहा, और सिया उसका क्या हम उसे फिर से इग्नोर कर देंगे? इस समय उसके मन में हमारे लिए बहुत नफरत है। वह इतनी जल्दी नहीं मानेगी, धनराज ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा। पिछले कुछ दिनों से उसे कई बिजनेस पार्टनर्स का कॉल आ चुका था। सबने सिया की तारीफ करते हुए कहा, जैसा पिता वैसी बेटी, दोनों जीनियस है। धनराज उनकी टोन से समझ रहा था वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ समय पहले ही लोगों को पता चला था कि उसकी एक और बेटी है जिसका नाम सिया है, जिसे सालों तक उसने इग्नोर किया था। वैसे तो धनराज को उसे इग्नोर करने का कोई गिल्ट नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी यह बेटी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस निकलेगी। एक कम करो, मोहन के घर पर आईटी डिनर इनविटेशन भिजवाओ और कहो दोनों बच्चे बेशक जन्म के समय बदल गए हो लेकिन इससे उनके बीच एक अच्छा संबंध बन सकता है। शिया बेशक मल्होत्रा फैमिली की केयर नहीं करती है लेकिन वो मोहन के फैमिली से तो अटैच होगी, वरना वो उस ओल्ड लेडी के लिए इतना कुछ नहीं करती। ये सुनकर कबीर नाराज होते हुए बोला, डैड, मुझे नहीं लगता कि सिया उन लोगों के इतने करीब है। जिस पर धनराज ने उसे एक लुक दिया और कहा, जब तक सिया को अपनी दादी की चिंता है हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। काव्या उनकी बायोलॉजिकल बेटी है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उसे ओल्ड लेडी को काव्या की चिंता न हो। धनराज की हाँ में हाँ मिलाते हुए सुप्रिया ने कहा, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, हमें एक बार तो उनसे मिलना चाहिए। वो काव्या की बायोलॉजिकल फैमिली है। ठीक है, कबीर ने कहा, एक बार काव्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए तो मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ। इन सब से अनजान सिया अपनी क्लासेस और लैब में अपना टाइम निकाल रही थी। अब तक वो पूरी तरह से कैंपस सेलिब्रिटी बन चुकी थी, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। वह जहाँ भी जाती पल भर में सबका अटेंशन बन जाती।
क्लास में भी जो लोग पहले उसे घृणा भरी नज़रों से देखते थे धीमे धीमे उससे बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन सिया सब कोई इग्नोर कर देती। विहान भी इन दिनों शांत था। यहाँ तक कि शौर्य भी शांत था। लास्ट एनकाउंटर के बाद सिया ने शौर्य को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह गायब ही हो गया हो। जब से सिया को पता चला था कि वो लैब भी सिंह फैमिली के अंडर आती है, तब से सिया ने कुछ और लैब्स को भी सर्च करना शुरू कर दिया था। विहान के नाम की वजह से बहुत से लोग उसे जुड़ना चाहते थे। दोपहर के समय सिया को विहान की कॉल रिसीव होती है और इस अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर सिया बिना किसी एजुकेशन के राजी हो जाती है। कॉल कट होने के बाद सिया अपने घर की ओर जा रही थी, ये सोचते हुए कि वो अगले दिन विहान को कैसे हैंडल करेगी। तभी उसकी नज़र कबीर पर पड़ती है, जो उसके घर के बाहर ही खड़ा था। सिया उसको इग्नोर करके जाने लगती है। सिया। तभी कबीर ने आवाज़ दी और उसे रोकते हुए कहा, सिया मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर सिया उसे देखने लगी। ये देख कबीर ने कहा, सिया काव्या कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही है और सब साथ में डिनर करने वाले हैं। ये सुनकर जैसी सिया कुछ कहने वाली थी, उसने कहा, सिर्फ हमारी फैमिली ही नहीं बल्कि तुम्हारा एडेप्टिव पेरेंट्स और तुम्हारी दादी भी होंगे। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। आज तक हमारी फैमिली ने कभी साथ बैठकर खाना नहीं खाया है। जिस पर वो स्ट्रेंज लुक देते हुए पूछने लगी, तुम उन लोगों को इनवाइट कर रहे हो? क्या ये बात काव्या को पता है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। वहाँ तुम आओगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, कबीर ने कहा। जल्द ही सिया को समझ में आ गया अब मल्होत्रा फैमिली आगे क्या करने वाली है। उसने मुस्कुराते हुए कबीर को देखा और बोला, ये डिनर कहाँ होने वाला है? मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं जरूर आऊंगी कल। वो कल काव्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी। जब वह घर पहुंच तो उसे पता चला आरव घर में नहीं है। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की, जिस कारण वह और परेशान हो गई। उसने अपनी दादी से भी पूछा, लेकिन दादी ने उसे बताया कि वह उनके पास नहीं आया। इस अजीब सा डर लगने लगा। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में सिक्योरिटी फुटेज चेक करने के लिए अपने अपार्टमेंट से निकली। लेकिन रास्ते में इस राघव मिल गया। राघव को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मिस्टर शेखावत, आप वापस आ गए। सिया ने कई दिनों से राघव को नहीं देखा था। सिया को देख राघव ने उससे पूछा, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? नहीं, मुझे सिक्योरिटी कैमरे चेक करने हैं। आरव घर नहीं लौटा है। आरव घर से बाहर इतनी देर तक नहीं रहता है। या तो वह हॉस्पिटल जाता है या फिर वह घर पर ही रहता है, और अगर कहीं जाता है तो वह उसे बात कर जाता है। आज पहली बार वह इतने लंबे समय से घर से बाहर है। जिसे सुनकर राघव ने उससे कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब क्या करेगी मल्होत्रा फैमिली सिया के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहा एक बुनी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।